Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithms course in lecture number 33. लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ की बात स्टार्ट की थी और उस हवाले से हमने उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड और उसके एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, एवरीथिंग हमने कवर की थी। और उसकी एग्जांपल में मैंने आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ भी दिखाए थे और उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है। और हमारे पास 2-3 पाथ बने थे और उसमें से जो मिनिमम थे वो 2 निकले थे और एक हमारा मिनिमम नहीं था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो मिनिमम पाथ कैसे फाइंड करते हैं। ग्राफ आपने देखा था कि उनके एजेस के दरमियान बेसिकली वेट्स होते हैं और उन वेट बेसिकली उसकी कॉस्ट कहलाती है। और उस कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस एज को विज़िट करना चाहते हैं या इस 2 वर्टेक्स को विज़िट करना चाहते हैं तो उनके दरमियान जो वेट है या कॉस्ट है वो आपने देनी है या पे करनी है उसके अगेंस्ट। आज हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के जो हम 2 एल्गोरिदम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम फिर प्रिम्स एल्गोरिदम, दोनों ही काफ़ी मशहूर और फेमस एल्गोरिदम है। और मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स के हवाले से शायद आपने किसी और कोर्स में इसको पढ़ा हो, लेकिन अब इनके एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और फिर इनका आखिर में एनालिसिस भी करेंगे। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ क्या होते हैं ये आप जानते हैं। तो मैं आज एल्गोरिदम जो स्टार्ट करने लगा हूँ उसको हम क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम बोलते हैं। एज द एल्गोरिदम रन्स द एज इन इंड्यूस ए फॉरेस्ट ऑन द वर्टिसेस। अब ये फॉरेस्ट क्या चीज़ होती है, मैंने आपको याद होगा जब हम DFS की बात कर रहे थे तो हम जब टाइम स्टैम्प्स के साथ हमने उसको विज़िट किया तो वहाँ फॉरेस्ट ट्री बना था। फॉरेस्ट का मतलब वही एक हिस्सा होता है, या फॉरेस्ट का मतलब जंगल कह लेते हैं कि भाई एक हमारे पास ओवरऑल ग्राफ है और उस ग्राफ में उसका एक हिस्सा है, दूसरा है, उस हिस्से को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। The trees of this forest are eventually merged until the single tree forms containing the all vertex। अब यानी एक ग्राफ के अंदर एक हिस्सा है, हम उसको कह रहे हैं कि वो फॉरेस्ट है, एक और हिस्सा है वो फॉरेस्ट है। अब आगे ये एक एक्सपैंड करते चले जाएंगे इवन के ये दोनों फॉरेस्ट जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल ट्री जो है वो क्रिएट करेंगे। ये हम कहना चाह रहे हैं। The tricky part of the algorithm is how detect whether the addition of the edge will create a cycle in A। यानी हमने जो एहतियात करनी है इस एल्गोरिदम के रन करने के हवाले से, वो बुनियादी तौर पे जो क्रिटिकल हिस्सा है इस एल्गोरिदम का वो ये है कि मैं अगर कोई एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस एज के सिलेक्ट करने की वजह से कोई साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा है। ये में इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है कि कोई साइकिल हमने, यानी फिर तो वो एक साइकिल बन जाएगा ना। तो साइकिल को हम पहले विज़िट कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो मिनिमम यानी जो भी जिस भी क्राइटेरिया के लिहाज से कोई एज अगर सिलेक्ट करूँगा तो उसकी वजह से कोई साइकिल ना क्रिएट हो, ये इंश्योर करना है हमने। सपोज द एज बीइंग कंसीडर्ड हैज़ द वर्टिसेस, यानी एज में हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं u, v। वी वांट द फास्ट टेस्ट दैट टेल्स अस u और v आर इन द सेम ऑफ द ट्री A। यानी हमने ये चीज़ देखनी है वो कि u और v जो है वो ट्री जो है वो A हम जो बनाएंगे, सेट जो बनाएंगे उसमें वो सेम है या नहीं है, इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है। द कैन बी डूइंग यूजिंग द यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर। अब हम इसमें क्रुस्कॉल एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, यानी किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम बनाने में हम यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली ये जो इसके ऊपर ऑपरेशंस हैं वो ऑर्डर्ड लॉग n ही हैं। अब ये टाइप मैंने पहले ही बता दिया आपको, यानी यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से। अब इसमें 3 ऑपरेशंस हैं। क्रिएट सेट का ऑपरेशन है, क्रिएट सेट कंटेनिंग द सिंगल आइटम u, यानी इसमें
एक आइटम u जो है वो आपको क्रिएट करके देगा। फाइंड सेट जो है वो आप यानी फाइंड द सेट दैट कंटेन्स द u, यानी उस सेट के अंदर u को फाइंड करके देगा यानी, और यूनियन जो है वो बेसिकली मर्ज करेगा द सेट कंटेनिंग u एंड सेट कंटेनिंग v इनटू द कॉमन सेट। यानी एक सेट हमारे पास होगा, जैसे मैंने कहा था एक फॉरेस्ट अलग होगा, एक फॉरेस्ट अलग होगा। अब इन दोनों को आगे हमने यूनियन कर देना है, मर्ज कर देना है। फाइनली क्रूस्कॉल एल्गोरिदम वर्क्स बाय एडिंग द एज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, यानी हमने उन तमाम एजेस को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 यानी सॉर्टिंग ऑर्डर में लाइटेस्ट एज फर्स्ट, मतलब ये है कि सबसे पहले हमने सबसे लाइट एज यानी सबसे कम वेट वाला एज जो है वो सिलेक्ट करना है। इसकी बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी। इन दोनों एल्गोरिदम में हम सबसे पहले लाइट एज जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं और उसकी वजह आपको समझ आ गई होगी ग्रीडीनेस के हवाले से। If the next edge does not induce a cycle among the current set of edge, it is added to A। अब हम करेंगे ये, उस लाइट एज को हम चूज़ करेंगे और ये देखेंगे क्या इसको चूज़ करने से कोई साइकिल तो नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो हम उसको A में डाल देंगे, यानी A सेट में डाल देंगे। इफ़ डज, अगर साइकिल बन रहा है तो फिर हम उस एज को बेसिकली छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और उसको मार्क कर देते हैं अनसेफ एज। अनसेफ एज मतलब ये है कि ये सेफ़ नहीं है, यानी इससे साइकिल क्रिएट हो सकता है। उस एज को फिर हम बाद में डॉटेड शो कर देंगे। ये बेसिकली हमारे एल्गोरिदम का हिस्सा है। क्रूस्कॉल एल्गोरिदम, द वर्टिसेस विल बी स्टोर्ड इन द सेट, तमाम वर्टिक्स हम सेट की सूरत में मतलब स्टोर करते हैं। द वर्टिक्स इन ईच ट्री ऑफ ए विल बी सेट, यानी एक वर्टिक्स ट्री के अंदर हमारे वर्टिक्स जो है उसमें सेट होते हैं मुख्तलिफ। द एज इन ए कैन बी स्टोर एज द सिंपल लिस्ट, हेयर इज़ द एल्गोरिदम। तो ये आपके सामने अब एल्गोरिदम सूडो कोड की फॉर्म में आ गया है। इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। क्रूस्कॉल इसका नाम है, ग्राफ हम इसको दे रहे हैं जी, और जिसमें वर्टिसेस हैं और एजेस हैं। सबसे पहले हम एक ए सेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि पहले एम्प्टी है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। फॉर ईच u इंटू वी, यानी हर u को लो और सेट क्रिएट करो यानी u का, यानी हम एक सेट क्रिएट करेंगे। मैंने वही 2 सेट बनाने हैं। फर्ज करें हम ग्राफ को 2 हिस्सों से शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा जो हमने शुरू किया है उसको हम विज़िट करेंगे लाइटेस्ट एज चूज़ करके, वो एक सेट बन गया। एक कहीं और से हमने बनाना शुरू कर दिया तो वो एक सेट बन गया। फाइनली इनके डिफरेंट जो है वो सेट होंगे। आखिर में फिर इनको हम यूनियन करते हैं। उसके बाद हम तमाम जो वेट है ऑर्डर का उसको हम सॉल्ट कर लें ई में, ताकि हमें लाइटेस्ट एज का पता हो। फाइनली हम फिर एक लूप लगा रहे हैं सॉल्टेड एज के ऊपर, यानी हर एज को लो u, v है, और ये देखो कि फाइंड ऑफ u इज़ नॉट इक्वल टू फाइंड ऑफ v, मतलब फाइंड ऑफ u यानी ये हमारा एज यानी इसकी वर्टिक्स और ये दोनों आपस में बराबर ना हो। सही है, यानी हम बेसिकली जो सेट हम फाइंड कर रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर ना हों। अगर बराबर होंगे तब तो वो मतलब साइकिल बनता है ना। ये मैं वो ग्राफ में आपको बताऊंगा ये जो कंडीशन है कैसे वर्क कर रही है। देन अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, बराबर नहीं है, तो फिर हम ऐड u, v कर देंगे टू a, यानी इस एज को हम सिलेक्ट करके ए सेट का हिस्सा बना देंगे। फाइनली ये प्रोसेस चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक सारे सेट नहीं क्रिएट हो जाते, और आखिर में फिर हम उनको यूनियन कर देते हैं दोनों सेटों को और ए को रिटर्न कर देते हैं। सिंपल सा एल्गोरिदम है। बाकी हम इसको अभी रन करते हैं ग्राफ पे। तो ये उसकी अब प्रॉपर एग्जांपल है। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास ये ग्राफ है। ये ग्राफ आपको इस वक्त शो हो रहा है। इसमें अब ज़ाहिर सॉर्टिंग तो कंप्यूटर में होगी ताकि वहाँ पे लाइटेस्ट एज पता हो, हमें तो नज़र आ रहा है। अब इसमें सबसे लाइटेस्ट एज है वो आपने ढूंढना है, वो बेसिकली बी और ये डी के दरमियान है, जिसका वेट है 2, जो कि बाकी तमाम वेट इससे कम है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा।
अभी तो फ़िलहाल मैं ये भी देख रहा हूँ कि साइकिल नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो पहला एज है, इसमें साइकिल तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद जो मुझे मिला वो मिला ये 4 है और ये 3 है। अब यहाँ पे मैंने 3 वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा U है और ये हमारा V है। अब ये दोनों देखें कि ये वाला मार्क नहीं है, ये मार्क हो चुका है। ये अब फाइंड ऑफ V और फाइंड ऑफ U इज़ नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और A में डाल देंगे। तो वो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, इनका वेट भी रिमूव करता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पे अब देखें कि मैंने इस एच को भी मार्क कर दिया और इसका वेट रिमूव कर दिया। अब आप आगे देखें कि सबसे अगला एच जो है वो कौन सा है छोटा। ऑफ कोर्स ये 4 है, जी सी और जी के दरमियान। अब ये वाला और ये वाला सेट इनके कहीं बराबर है, ना तो इसके बराबर है ना इसके बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं ये अब नया सेट क्रिएट होगा। ये तो आप देखें कि एक ही सेट बना, ये भी मतलब बी और डी। फिर आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास नया वर्टिक्स आ रही है ये पहले विज़िट हो चुकी है, इसलिए ये तो वही सेट है। ये अब नया सेट बनेगा, इसको मैं अब डिफरेंट कलर से शो करूँगा। अब आपके सामने यहाँ पे देखें ये मैंने इनको भी शामिल कर लिया, लेकिन ये एक नया सेट बना है। कलर जो है वो इसका पिंक रख दिया है, ये आपको पता चले कि ये डिफरेंट सेट है। उसके बाद जो लाइट एज है वो ये 5 है, ठीक है। अब 5 एज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इसकी वजह से कोई साइकिल मुझे नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। और वो कंडीशन अगर आप अपने सामने रखें एल्गोरिदम की, तो वो भी आपको इसमें हेल्प आउट करेगी। तो मैंने अब इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वेट भी रिमूव कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एज है जो मिनिमम है वो है लाइटेस्ट एज, वो 8 है। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे अब पहले B और A को कंपेयर किया, तो मुझे पता चला ये तो पहले विज़िट हो चुका है, तो ये मतलब साइकिल क्रिएट कर रहा है। अब मैं इसको अनसेफ कह दूंगा और मैंने इसको डॉटेड शो कर दिया और ये मेरा अनसेफ एच है। उसके बाद जो अगला मेरे पास नंबर है वो आई थिंक 10 है। 10 भी आप देखें कि इन दोनों को, ये दोनों बराबर हैं, एक ही सेट का हिस्सा हैं, इसलिए ये तो अब जाहिर है अनसेफ एज बनेगा। इसको भी मैंने डॉटेड कर दिया और वेट रिमूव कर दिया, यहाँ पे देखें। उसके बाद जो अगला मेरे पास नंबर है वो बेसिकली ये 12 है, लाइटेस्ट एज 12 है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन मतलब इन दोनों के मार्क तो हो चुके हैं, लेकिन इनके सेट डिफरेंट हैं। यानी एक U सेट का हिस्सा है और एक V सेट का हिस्सा है, इसलिए ये एच जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। बेसिकली एक किस्म का ये यूनियन होगा। तो ये देखें अब ये यूनियन बन गया, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को उसने मर्ज कर दिया है। तो ये एच भी मैंने सिलेक्ट कर लिया A के अंदर। तो अब आप देखें कि किस तरीके से ये आगे हम प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद अब अगला जो लाइटेस्ट एज है वो अब आपके पास ये 14 है। इसको आप मिलाएंगे तो ऑफ कोर्स ये अब हमारी वो कंडीशन इफ़ वाली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, अब एक ही सेट का हिस्सा है और ये बराबर हैं, तो इसलिए अब ये वाला एच अनसेफ होगा। अगले स्लाइड में मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, ये डॉटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 16 आ जाता है, जो कि सबसे छोटा है जो बचे हुए हमारे पास उनमें से। तो ये भी ए का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, मार्क नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास अगला जो नंबर है वो 18 का है। अब 18 भी ज़ाहिर है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। ये इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे अगेन फॉल्स होगी। अब ये हमारा अनसेफ एज है। फाइनली अब हमारे पास 2 रह गए हैं, ये 26 और 30। तो 26 जो है ये भी हमारा अनसेफ एज होगा और ये भी हमारा 30 भी अनसेफ एज होगा। तो ये सारे अनसेफ एजेस को मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया इस ग्राफ का, वो अब आपके सामने है। तो ये अब आप देखें कि किस तरीके से हमने इसको विज़िट किया, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। आपने एक एक स्टेप जो है वो ख़ुद से इसको अप्लाई करना है, ताकि इसका जो बेसिक वर्क है वो आपको समझ आ सके। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में ये एल्गोरिदम है, सिंस द ग्राफ इज़ कनेक्टेड वी मे अज्यूम द E into V-1।
यानी हम सॉर्टिंग एच कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो यहाँ पे ज़ाहिर है n log n एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट करने के लिए, तो उसका टाइम बनता है e log e। उसके बाद आप फॉर लूप देख लें जो अंदर दिए गए हैं, एक ये दूसरा फॉर लूप है, ये बेसिकली कितनी दफ़ा चलेगा, ऑफ कोर्स जितने आपके वर्टिक्स हैं और एजेस हैं उतने टाइम चलेगा। तो ये आपका बनेगा बेसिकली ओ ऑर्डर्ड ऑफ ई और ऑर्डर्ड ऑफ वी, और यूनियन ऑपरेशन जो है वो हमने करना है। अब बाकी आगे इनको हम अगर इकट्ठा कर दें तो ओवरऑल जो टाइम निकलता है इस एल्गोरिदम का, या डोमिनेटिंग टर्म जो निकलती है वो देखें कि एक हमारे पास ये निकलता है, एक ये निकलता है ऑर्डर्ड ई ऑर्डर्ड वी, और एक निकलता है ऑर्डर्ड ई लॉग ई। अब आप मुझे ये बताएं कि इन सब में से डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है। ऑफ कोर्स ये वाली है, सॉर्टिंग पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए ओवरऑल जो इस एल्गोरिदम का टाइम बन जाएगा वो बन जाएगा ऑर्डर्ड थीटा ई लॉग वी। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आ गई। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम विज़िट किया और उसका एल्गोरिदम सबसे पहले डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद हमने उसका एक सूडो कोड की फॉर्म में एल्गोरिदम स्टडी किया, और आखिर में हमने उसकी एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई किया उस तमाम स्टेप्स को। मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ गए होंगे। बुक में भी आप इसके बारे में पढ़ें, और अगर कोई ग्राफ खुद से बना के उसके ऊपर रन करें ताकि इसकी वर्किंग समझ आ सके आपको। पेपर में भी आपको कोई ग्राफ दिया होगा और उसके ऊपर आपने इसी तरीके से क्रुस्कॉल एल्गोरिदम चला के मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो तलाश करना होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।